बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें वॉइस ऑफ जर्मनी के रेफरेंस मैंने आपको एक खबर दी थी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब के बारे में। उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा, कुछ और खबरें ऐड करूँगा, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा दरूने खाना कितनी लड़ी जा रही है और इमरान खान साहब को गिराने वाले, इमरान खान साहब को फारिग करने वाले, सियासत से उठाकर बाहर फेंकने वाले जो हैं उनका अपना क्या हाल हो गया। अब उनके अपने सियासत से आउट होने का और सियासी मैदान से उनको बाहर फेंकने का वक्त आया चाहता है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज से नहीं बल्कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़त्म हुआ था इक़्तिदार और उनको रजीम चेंज ऑपरेशन एक करके उनको फारिग कर दिया गया था और उनकी जगह पे मौजूदा जो है ये हुक्मरान इत्तेहाद उसको बरसरे इक़्तिदार लाया गया था और अब उसकी तस्दीक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं। डिटेल्स में आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा। वो बता चुके हैं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन ही था और ये जनरल बाजवा साहब ने ही किया था और इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए किसी को भी, और ये ऑर्गेनिक तहरीक अदम एतमाद नहीं थी। तो लिहाजा वो दिन गया और अब ठीक 16 महीने 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब इनको फारिग किया गया था इमरान खान साहब को, और 9 और 10 अगस्त की दरमियानी शब ये मुद्दत पूरी हो जाएगी, यानी पूरे 16 महीने मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को मिला और ठीक 16 महीने के बाद मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का इक़्तिदार जो है वो गुल हो जाएगा, उसका सूरज ग़रूब हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 13 तारीख थी कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील होना थी, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं जनाब, ये 2 दिन पहले 48 घंटे पहले तहलील कर दी जाएगी और वो दिन बनता है 9 और 10 की दरमियानी शब, अगस्त की दरमियानी शब, यानी कि 10 अगस्त तक ये कौमी असम्बली हर सूरत में तहलील हो जाएगी और जैसे कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना भी फारिग हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब बहरहाल बरकरार रहेंगे उस वक्त तक जब तक के निगरान वज़ीर आज़म आ नहीं जाते और निगरान वज़ीर आज़म के आने का वक्त होता है 7 दिन के अंदर अंदर। इसलिए वो जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर एक हुक्मरान इत्तेहाद दोनों यानी कि दोनों इत्तेहादी मिलके लाना चाह रहे थे निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म इसाक डार साहब का नाम कैसे आया, क्यों आया, वो एक अलग दास्तान है, उसकी भी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। लेकिन पहले एक खबर ले लीजिए कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से निकले थे यूएई और यूएई से उन्होंने पहुंचना था पाकिस्तान। जरदारी साहब भी वहाँ पहुँच गए थे, बिलावल भुट्टो भी आ गए थे, मरीम साहिबा भी आ गई थी। वहाँ पे बातचीत भी हुई, गपशप भी हुई और उसमें नवाज शरीफ साहब के बारे में यह ख्वाहिश रखी गई, मरीम साहिबा ने रखी थी कि अंकल आप अब्बू को कब वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना रहे हैं। तो उन्होंने जरदारी साहब ने कहा था कि अभी वज़ीर आज़म तो बहुत दूर की बात है, अभी पहला मरहला है कि इनकी बाहिफाजत पाकिस्तान वापसी हो जाए, उसके लिए हालात साजगार नहीं है, पहले तो उसके लिए हमें तोबा करनी चाहिए। वो एक लॉलीपॉप था, दोनों एक दूसरे को पता है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो और मरीम साहिबा दोनों के अंदर के हालात एक दूसरे के बारे में कौन नहीं जानता कि जरदारी साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब क्या राय रखते हैं और नवाज शरीफ साहब के बारे में जरदारी साहब क्या राय रखते हैं और बिलावल और मरीम एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन वो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें की गई थी और उसमें मामला सेट नहीं हो सका था और वो बड़ा धचका लगा था मरीम साहिबा को भी जब जरदारी साहब ने ये कहा था कि जनाब बेटा अभी तो मियाँ साहब को वापस हमने बाहिफाजत लेके जाना है, अभी तो बहुत सारे पापड़ बेलने हैं। लिहाजा उसके बाद वो पहला धचका था, उसके बाद फिर चले गए जरदारी साहब वापस चले गए पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब में उन्होंने तवील क़याम किया, लेकिन वहाँ पे भी हमारी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के लिए आइंदा भी सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं बन पा रही। आइंदा हुकूमती सेटअप में सियासी ढांचे में मरीम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की कोई जगह नहीं बन पा रही। काफ़ी दगोदौग की गई लेकिन बातचीत नहीं आई, क्योंकि कुछ ऐसे शवाहद हमारे पास मौजूद हैं, कुछ दस्तावेजी शवाहद मौजूद हैं जिससे जाहिर होता है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा का फ़िलहाल पावर कॉरिडोर्स में कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे किसी किस्म की कोई उनकी बुकिंग नहीं पाई जा रही, कोई सीट मुख्तस नहीं की गई। लिहाजा ये चीज़ें चल रही थी तो सऊदी अरब में भी क़याम किया और इसी दौरान इसाक डार साहब के बारे में जो है बातचीत हुई। अब हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो चले गए यूरोप, वहाँ पे इटली पहुँचे हैं वो और वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का दौरा भी करेंगे। तो ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं क्योंकि मिडल ईस्ट की हद तक तो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल
पावर कॉरिडोर्स में, सियासी मुस्तकबिल पावर कॉरिडोर्स में अभी तक मखदूश नजर आ रहा है, बल्कि तारीख नजर आ रहा है। लिहाजा मियाँ साहब वापस हो रही हैं, यूरोप की तरफ गए हैं, क्योंकि जो जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं, वो ज़्यादातर उनको फेवर जो मिल रही है वो यूरोप से मिल रही है और अमेरिका सरकार से मिल रही है, बाइडन इंतजामिया से मिल रही है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब उधर का रुख उन्होंने किया है कि वहाँ पे जाके अपने ताल्लुकात को बरूए कार लाया जाए, क्योंकि वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए गिव अप तैयार करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर ये इलेक्शन भी नवाज शरीफ साहब के बगैर हो गया, नवाज शरीफ साहब के बगैर ये इलेक्शन भी हो गया और मरियम साहबा भी इस इलेक्शन में कुछ हासिल नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जो मुस्लिम लीग नवाज से उनकी जो दस्तरस है वो ख़त्म हो जाएगी। उनका पॉलिटिकल कैरियर मरियम साहबा के लिए ख़ास तौर पे 5 साल के लिए मज़ीद मुअख्खर हो जाएगा और अगला इलेक्शन जब होगा देखी जाएगी। तो ये इसके लिए तोगदा बहुत की जा रही है, और लेकिन हो ये रहा है घर का बेदी लंका ढाए, और वही हुआ। वॉइस ऑफ जर्मनी की रिपोर्ट के मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब ने ताकतवर हलकों से ये बात कर ली थी कि इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम बना दिया जाए और अगला निगरान सेटअप जो है उनकी मर्जी के मुताबिक आए और किसी और पे भरोसा ना किया जाए। और इसहाक डार साहब जो हैं वो निगरान सेटअप में होते हुए नवाज शरीफ साहब के मफादात को भी एंटरटेन करेंगे और मरीम साहबा के भी मफादात को देखेंगे, और मुस्तकबिल में उनके लिए निगरान दौरे हुकूमत में उनके लिए नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के कैंप्स जो हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, इनके दरमियान जो खामोश महाजराई चल रही है, जो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई ने और उस प्रॉक्सीज ग्रुप्स ने काम दिखाया और इसहाक डार साहब का नाम जो है वो कबल वक्त इसको आउट कर दिया, और आउट इस तरीके से किया कि खुद ही करवाया और फिर खुद ही इसको वापस ले लिया। लेकिन इस दौरान इस खबर ने इसहाक डार साहब का पत्ता जो है वो साफ कर दिया और नवाज शरीफ साहब का जो प्लान था ताकतवर हलकों के साथ मिलकर वो फ्लॉप हो गया। और ये सब कुछ क्या शहबाज शरीफ साहब ने अकेले ने किया या शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ और भी थे और कुछ और पॉलिटिकल प्लेयर भी थे? इस बारे में इस रिपोर्ट में नहीं कहा गया, कि मैं खुद बता रहा हूं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पत्ते को साफ करें। हो यही रहा है। जो बुनियादी बात है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा को सिस्टम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान खत्म शुद, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान खत्म शुद का मामला तो अभी पेंडिंग है। अभी तो ये है कि जो असल मसला है मुस्लिम लीग नवाज के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए और मरीम साहबा के लिए, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब शुरू शुद्ध कब होंगे। वो शुरू शुद्ध नहीं हो रहा, वो उनकी सजाएं खत्म नहीं हो रही, उनकी वतन वापसी नहीं हो पा रही, और उसमें सबसे बड़ी रुकावटें जो हैं वो शहबाज कैंप जो है वो खड़ी कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते हैं तो मसला सबसे ज्यादा होगा शहबाज कैंप को। और मरीम साहबा के लिए मसला यह है कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, मरीम साहबा जो हैं वो दूसरे दर्जे की लीडर ही रहेंगी और वो नंबर 1 नहीं हो सकती और अपने चचा के साथ टकराव भी नहीं कर सकती और वो उनके साथ टकरा भी नहीं सकती। लिहाजा उनके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब फिलफौर वापस पहुंचे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी मुअख्खर हो रही है। तो वॉइस ऑफ जर्मनी की रिपोर्ट में एक और बात भी बताई गई है कि एक तरफ तो ये हुआ और ये सारे का सारा खेल शहबाज कैंप ने खराब कर दिया, इसहाक डार साहब वाला। दूसरी जानिब जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर इक़्तिदार ये निगरान हुकूमत और अगला इक़्तिदार का केक आपस में तकसीम कर रहे थे, उसके लिए फिर छोटी जमातें मैदान अमल में आईं और उन छोटी जमातों ने एक एक करके बगावत शुरू की। और उन सब की तरफ से जब ये मैसेज गया कि नहीं जनाब, हम भी पड़े हैं राहों में और ये नहीं हो सकता कि आप आपस में तय कर लें और हम जो हैं जिसकी वजह से आपका इक़्तिदार है, दोनों जमातों का इक़्तिदार हमारी वजह से, तो हमें कुछ ना मिले। लिहाजा वो जो निगरान सेटअप आपस में मिलकर ये तय कर रहे थे, उस निगरान सेटअप को भी ब्रेक लग गई और ये सारी की सारी चीज़ें चली गई हैं किसके पास? ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट के पास। अब एस्टेब्लिशमेंट ये तय करेगी कि निगरान सेटअप कैसा होगा, उसमें निगरान वजीर आजम कौन होगा, उसके बाद अगले वजीर कौन होंगे। क्योंकि अब ये हो रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि ये मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब मिलकर इसको तय कर लें निगरान सेटअप को और वजीरों को। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि फिर तमाम हुक्मरान इत्तेहाद में ये तकसीम किया जाएगा और उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इस सारी सूरत हाल से निकलना है। कैसे निकलना है ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, मकबूलियत के वो आला मिराज पे पहुंचे हुए हैं। दूसरी वजह यह है कि अभी तक वो इलेक्शन जीत रहे हैं,
کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگلی جو وائس آف جرمنی کی رپورٹ میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہونا تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی، گرفتاری نہیں ہو سکی، ڈسکوالیفیکیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ان کو ڈسکوالیفائی کب کیا جائے گا، اس پہ لڑائی اور بحث اور دھینگا مشتی اندر خانے جاری ہے، اور اس میں حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں جو ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہماری یہ عمران خان صاحب کی نااہلی جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں پڑے، کیونکہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اور پولیٹیکل پلیئرس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو، اور عمران خان صاحب کا ملبہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ آئے، اور پی ڈی ایم اور حکمراں اتحاد یعنی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جے یو، ان ساری جماعتوں پہ گرے۔ لہذا پاکستان پیپلز پارٹی اس کالے دھبے سے بچنا چاہتی ہے۔ اب اس کا جو اسحاق ڈار صاحب کو بھی لانے کا مقصد اور اپنی پسند کا نگراں سیٹ اپ لانے کا مقصد ایک اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ نگراں دور میں عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دی جائے، اور عمران خان صاحب کی سزائیں اس دور میں ہو جائیں اور نااہل ہو جائیں، اور جیسے ہی وہ نااہل ہوں تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں واپس آ جائیں۔ لیکن ابھی اس کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نواز کا پورا انحصار جو ہے وہ ہے صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، مسلم لیگ نواز کا، اور اس کو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجک موو ہے کہ ہم اسمبلیاں 2 دن پہلے تحلیل کر دیں اور الیکشن کو نومبر میں لے جائیں۔ لہٰذا اگر اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں ہم 2 دن پہلے 48 گھنٹے پہلے تحلیل کر دیں گے، یعنی 9 اور 10 اگست کی درمیانی شب قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور اس 2 دن کے فرق سے ان کو 28 دن اور مل جائیں گے، اور وہ 28 دن وہی ہوں گے جو کہ ان کے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اور اس وقت اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ان کا سارے کا سارا انحصار اب جوڈیشری پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ہوا، افتخار چودھری صاحب نے جو ان کو ایک بہت بڑا آؤٹ آف دا باکس جا کے ریلیف دیا تھا، اور اس کے بعد وہ 2008 میں الیکشن میں ان ہو گئے تھے، الیکشن پروسیس میں، اور پاکستان بھی واپس آ گئے، الیکشن پروسیس میں بھی آ گئے، تو ان کے سارے مقدمات ختم ہو گئے تھے، سزائیں ختم ہو گئی، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی۔ ویسا ہی ریلیف اگر جسٹس قاضی فائز صاحب آ کے دے دیتے ہیں تو پھر ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے اب نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کا کیمپ پورے کا پورا اب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہا، شہباز شریف صاحب پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اب بھروسہ کر رہا ہے جوڈیشری پہ، آنے والی عدلیہ کی قیادت پہ۔ لہٰذا اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو ہیں ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہوئی تو وہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو ہیں وہ برسر اقتدار آ سکیں، یا ان کو کوئی پولیٹیکل جو پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر ان کی جگہ بن سکے، اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اب وہ ملٹری لیڈرشپ کے بجائے اب وہ دیکھ رہے ہیں جوڈیشل لیڈرشپ کی طرف، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا بڑے کا مزے کا کھیل چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطمئن ہیں، وہ اپنا آرام سے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید کی طاقت ہے میرے پاس، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، اور اسی طاقت کے بل بوتے پر میں ان سب سے ٹکرا رہا ہوں۔ باقی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن جو پلاننگ جو ہے انسانوں کی منصوبہ بندی یہ کرتے رہتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس لیے شاید اب جو ہے کھیل تھوڑا سا مزید الجھنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔